से इस बार, लेकिन क्या हो गया, 11 सीटों की कमी दिख रही है। देखिए रविंद्र जी, लोकतंत्र में यही होता है, जनता का जो भी आदेश मिलता है वो शिरोधार्य होता है। जिताया जरूर है राजस्थान में जनता ने हमें, हाँ, लेकिन हमारी जो आशाएं थी, जो हमारा एक टास्क था, जो हमारा टारगेट था, हम उसे पूरा नहीं कर पाए। तो निश्चित तौर पे हम इसे देखेंगे, इसका विश्लेषण भी करेंगे, इसकी समीक्षा भी करेंगे। लेकिन फिर भी मैं सारे मतदाताओं को, सारे कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई भी देती हूँ, अभिनंदन, आभार प्रकट करती हूँ कि हार की कोई ना कोई वजह भी होती है। हार की कोई ना कोई वजह होती है। अब पता है मुझे, आकलन करेंगे, उसके बाद बताएंगे। अब वो पता नहीं कब आकलन होगा, कब बताएंगे, लेकिन चूंकि आप बहुत मुखर हैं और हमेशा बिना लाग लपेट के अपनी बातों को रखती हैं, मैं उम्मीद करूंगा आप इसका जवाब दें कि ये बीजेपी की कहीं कमी रह गई या कांग्रेस की मजबूती थी कि ये सीटें गंवानी पड़ी यहां पर बीजेपी को राजस्थान में। देखिए, मैं रविंद्र जी, बिल्कुल जनता के बीच हम अपना काम लेकर गए थे। 10 साल का और 100 दिन की सरकार का, 10 साल की हमारी केंद्र की सरकार का। कहीं ना कहीं हो सकता है जनता तक हम अपनी बात को पहुंचा नहीं पाए हो, या हो सकता है हम समझा नहीं पाए हो, कहीं कमी रही होगी। और निश्चित तौर पे मौसम का भी, जिस तरह का टेम्परेचर था, एक कम वोट प्रतिशतता जो रही राजस्थान में, उसका भी खामियाजा हमने भुगता है। प्रथम चरण में विशेषकर कुछ जो स्थिति रही उसमें हम ज्यादा लूज करें, तो आत्मविश्लेषण करना हमारी हमेशा से प्रवृत्ति रही है। और हम वो पार्टी हैं जो हमेशा काम करते हैं 24/7। हमें चुनाव हो या ना हो, फिर से अपने काम को तेजी देंगे, अपने काम को और देखेंगे, समझेंगे कि कहां हम काम को कम ले जा पाए, कहां तेज ले पाए। या मोदी जी का स्वागत हो रहा है भव्य तरीके से। तस्वीरें आप भी अपने सामने लगे मॉनिटर में देख पा रही होंगी, आप भी तस्वीरें देख पा रही हैं। मोदी जी का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से। जिंदाबाद। क्यों पूजा जी? एनडीए जिंदाबाद। रविंद्र जी, सॉरी, मैंने कहा तस्वीरें आप अपने सामने मॉनिटर पर देख पा रही होंगी। यहाँ पर मोदी जी का स्वागत किया जा रहा है, तमाम नेता मौजूद हैं और ये एनडीए जिंदाबाद के नारे यहाँ पे सुनाई दे रहे हैं हमको। बिल्कुल रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार 10 साल 2 बार का लगातार टर्म पूरा करने के बाद में सरकार फिर से बनाने जा रही है। तो लोगों का अभिनंदन। पूरा जो एनडीए, जो हमारा गठबंधन है, पूरा जिस तरह से जीता है, तो वो कार्यकर्ताओं का उत्सव उमंग तो है। सरकार बनी, निश्चित है कि हमारा टारगेट जितने परसेंटेज प्राप्त करने का था, हम वहां नहीं पहुंचे, लेकिन सरकार बनाने का आदेश तो हमें, एनडीए जिंदाबाद यहाँ पर बीजेपी के मुख्यालय में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जा रहा है। हेमंत जी, आपने ईमानदारी से बताइएगा, आपने आज से पहले कभी एनडीए जिंदाबाद के नारे सुने क्या बीजेपी मुख्यालय में? वहां तो मोदी मोदी के नारे लगते थे, आज क्या हो गया ऐसा? नहीं लगे मोदी के, आज ऐसे क्या बदले बदले से सारी चीजें नजर आ रही हैं, बताइए। तो ये इसलिए क्योंकि अब मजबूरी आ पड़ी है। अब नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देखिए, अब उनका बुझा बुझा सा चेहरा दिख रहा है। उनको लग रहा है पता नहीं मैं कल तक परसों तक प्रधानमंत्री रहूंगा या नहीं रहूंगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी से बात हो नहीं पा रही है, नायडू जी से बात हो नहीं पा रही है। अरे देखिए, क्या कहा जाए, आप बोल लीजिए, ऐसा करिए, तो सरकार है, हमको ध्यावत रख लेंगे। पूजा जी बोलने दीजिए। अरे चलिए, आप बोल लीजिए। आप इस फहमी में पहले अपनी बात रखिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। दूसरी बात प्रतीक जी को बोलने दीजिए पहले, फिर पूजा जी। राजस्थान में, हेमंत भाई, राजस्थान के अंदर दिसंबर के अंदर सरकार बनी बीजेपी की। जनता ने जनादेश दिया क्योंकि कुछ वादे किए थे और वो वादे पूरे हुए नहीं। उसके बाद में एक मंत्री बनाया था, वो मंत्री चुनाव हार जाता है। और आज लोकसभा के साथ में एक उपचुनाव के और रिजल्ट आए हैं बागीदौरा के, और उसमें भी क्या हुआ है, बीजेपी की हार हुई है और इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट है उसकी जीत हुई है। तो ये जीत ये बताती है कि राजस्थान की जो 3-4-5 महीने की पर्ची सरकार रही है वो पूरी तरीके से विफल हो गई है। इन्होंने नारा लगाया था, नहीं सहेगा राजस्थान। कल परसों अखबारों में छपाए कि 5 महीने के अंदर 12,000 रेप के मामले दर्ज हुए। हर दिन 12 से 15 रेप के मामले दर्ज होते हैं राजस्थान के अंदर, और रेप के मामले पहले से डबल हो गए। आप बताइए, तब मार्च के अंदर सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी जो, हेमंत जी, वैसे मैं इनको दाद दूंगी भाई प्रतीक जी को। अभी भी राजस्थान की जनता ने इनको हराया, शायद इनको गिनती नहीं आती। 14 और 11 अंतर समझना चाहिए। और कहाँ है आपके मुख्यमंत्री पुत्र वो में दूसरी बार? मुझे लग रहा है कि
मुझे नहीं पूजा जी, देखिए एक तो हेमंत जो है अभी इससे पहले थे, अभी मैं रविंद्र आपसे बात कर रहा हूँ। अरे पूजा जी एक मिनट, नहीं कर पाए लेकिन जनता ने फिर भी आशीर्वाद दिया। अरे आप कम से कम बोलने में वो करिए, ये हंसी ये छोड़िए, पूजा जी अभी तक नहीं हो और उसके बावजूद आप हंसी उड़ा रहे हैं। कहाँ गए, कहाँ जीते, लग गए थे पूरी। अच्छा सुनिए एक मिनट देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनाई थी, अब ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सुनाते हैं, क्या बोल रहे हैं। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, हमारे गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी, और यहां उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में इस विजय उत्सव में आए हुए हमारे सभी समर्थक कार्यकर्ता बंधु, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, और देश भर से टेलीविजन के माध्यम से जुड़े हुए हमारे करोड़ों कार्यकर्ता और भारत की यशस्वी जनता, आज ये बहुत ही खुशी का विषय है कि आज इस धन्यवाद मोदी जी को देने के लिए और विजय उत्सव मनाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में उत्साह के साथ आए हुए हैं कार्यकर्ता। आप सब लोगों की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से सबसे पहले इस कार्यक्रम में मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमें सबको स्मरण है कि चाहे चुनाव की बेला हो, चाहे देश को नेतृत्व करने की बात हो और देश को समस्याओं से निकालने का, अब जिसे हम कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलने में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा देश को, पार्टी को, देश की जनता को फ्रंट से लीड किया है। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं आज सभी एनडीए के साथी दल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिन्होंने अथक प्रयास के साथ पीछे कई महीनों से अथक प्रयास किया और एनडीए को जो जीत दिलाई है, उसके लिए मैं साथी दलों का और हमारे कार्यकर्ताओं का और साथी दलों के कार्यकर्ताओं का भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं और उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश के करोड़ों हमारे देशवासियों को, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए एक ऐतिहासिक पल, एक ऐतिहासिक घड़ी के चश्मदीद गवाह बनने का हम सबको सौभाग्य दिया, ऐसे हमारे मतदाता बंधु, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को अपना आशीर्वाद दिया और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को आगे बढ़ाने का काम किया, ऐसे करोड़ों करोड़ों देशवासियों को मैं पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम जानते हैं देश ने एक नई करवट राजनीति में ली और एक नया इतिहास रचा है 2014 के पश्चात। हम जानते हैं कि 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनकर के आई, मजबूत सरकार, और हमने देखा कि इस मजबूत सरकार को 2019 में फिर से भारत की जनता का आशीर्वाद मिला
और देश के चाहे कोई आपदा आई, चाहे समस्याएं आई, चाहे गरीबों के उत्थान के विषय थे, प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों को फिर से 2024 में आशीर्वाद देते हुए इस ऐतिहासिक घड़ी को हम देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इस बात को भी हमने देखा, ये भी हम इसके अभी हम साक्षी हैं। मित्रों, एनडीए का गठन के पश्चात ये कोई भी गठबंधन पहली बार भारत के राजनीति में तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। और हम सब लोग खुशनसीब हैं कि हम उस ऐतिहासिक घड़ी के पल के चश्मदीद गवाह भी होंगे और साथ ही साथ उस पल को हम सब लोगों को देखने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं कि जो लोग देश हित के लिए काम करते हैं उन्हें चुनौतियां भी आती हैं और उन चुनौतियों को बखूबी लड़ करके देश प्रथम, देश को आगे बढ़ाना है, देश को आगे ले जाना है, इस कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोग जिनके लिए खुद का स्वार्थ महत्वपूर्ण होता है और खुद के स्वार्थ के लिए स्वार्थपूर्ण गठबंधन करते हैं और स्वार्थपूर्ण तरीके से लोक लुभावने वायदे करके सरकार के नजदीक आना चाहते हैं, जहां ऐसे लोगों को देश की जनता सबक सिखाती है, वहीं इनका इकोसिस्टम जो देश के विकास के दृष्टि से जुड़ी हुई चीजें हैं उसको नकार देता है। बड़े बड़े राजनीतिक घटनाओं को दुनिया के सामने, देश के सामने उसको गलत तरीके से रखने का प्रयास करता है। हम बंगाल में 3 सीटों से बढ़कर के 77 सीट हो जाती हैं, उसकी चर्चा नहीं होती, कह देते हैं हम हार गए, भूल जाते हैं कि हमारे मत प्रतिशत कितने गुना बढ़े। और आज ही उड़ीसा में विशुद्ध पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, मोदी जी के नेतृत्व में। विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और उनके कुशल नेतृत्व के कारण वहां बन रही है। लेकिन कुछ लोग 30-40 सीटें जीत ले तो धूम मचाने लग जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि देश किस तरीके से मोदी जी के साथ खड़ा है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं आज के दिन प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट में हमने एक एक प्रदेश में अपना झंडा, एनडीए का झंडा गाड़ा। और आज मुझे खुशी होती है आपके साथ ये चर्चा करते हुए कि अरुणाचल प्रदेश में लगातार मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हमारी सरकार बन रही है, तीसरी बार सरकार बन रही है। उड़ीसा में हमने 80 सीटें जीती हैं, 40% हमारा मत प्रतिशत रहा है और उसी तरीके से लोकसभा में भी एक तरफा फैसला लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में दिया है। मैं आपके साथ इस बात की भी चर्चा करना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में हमारे अलायंस पार्टनर के साथ वहां भी एनडीए की सरकार बन रही है। इस तरीके से परिवर्तन हुआ है। मित्रों, केरल में
भारतीय जनता पार्टी ने अपना खाता खोला है। जहां हम कहीं दूर दूर तक नहीं दिखते थे, दूर दूर तक नहीं दिखते थे, उस केरल में कमल खिला है और वहां भी एनडीए की उपस्थिति हो गई है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो आइए एक बार फिर से अपने मेहमानों का रुख करते हैं। प्रतीक जी और पूजा जी हमारे साथ लगातार बनी हुए हैं। मैं संजय जी के पास आ रहा था और प्रतीक जी ने और अपनी बातें पूजा जी ने जिस तरह से रखी हैं, अभी संजय जी आप अभी तक जो जेपी नड्डा साहब को सुना, ये क्या डिकोड कर पाएंगे आप? एनडीए की बात वो कर रहे हैं, मोदी जी तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं, ये एक बड़ी बात भी यहां पर उनकी तरफ से कही गई है। जी संजय सर। जी बिल्कुल, अब जेपी नड्डा जी ने तो ये ऑफिशियली कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर के लिए तीसरी बार की दावेदारी की तैयारी कर रहे हैं मोदी जी, और पूरी तरह से आश्वस्त है कि जो पासा कांग्रेस ने फेंका था वो शायद उसको चलने नहीं देंगे। उसके अलावा जो नड्डा जी बोल रहे हैं, आपको एक बात देखनी पड़ेगी कि संख्या बीजेपी की घटी है, करीब करीब कितनी 63 सीटें घटी हैं। हाँ। लेकिन बीजेपी ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया है। अब उड़ीसा में जो उनकी सफलता है वो बड़ी बड़ी अच्छी सफलता है पार्टी के हिसाब से। केरला में उन्होंने अपनी जगह बनाई है। हाँ। तेलंगाना में उन्होंने अपना बेस बढ़ाया है। आंध्र प्रदेश में उन्होंने अपना बेस बढ़ाया है। तो पार्टी विस्तार में है, ये बात अलग है कि लेकिन अब देखिए इसको और लंबे तरह से देखें तो होता क्या है कि जब पार्टी का विस्तार होता है तो उसका जो वोट शेयर है वो बहुत ज्यादा छितर जाता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि वो हमें सीट के रूप में दिखे, लेकिन उसका प्रभाव जनता पे पड़ जाता है। तो मेरा मानना है कि संख्या बीजेपी की घटी है, लेकिन जो नंबर ऑफ वोट्स उनके जो बढ़े हैं वो भारतीय राजनीति को परिवर्तन के लिए जो वो अपना टर्म्स डिक्टेट करना चाहते हैं उसमें बेहतर स्थिति में। एक बात हमें जरूर देखनी पड़ेगी, एक और दूसरी तरह की चर्चा होने वाली है भविष्य में जी, कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व के बारे में अब दोबारा से सोचना होगा कि क्या हिंदुत्व उनका एजेंडा रह सकता है। पूरे चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री जी ने मुख्य मुद्दों पर बात ही नहीं की, जो ज्यादा गंभीर समस्या और हिंदुत्व पर बात होती रही, जो हमारी पास्ट की परेशानी है जिसमें बहुत गलत भी हुआ जी, उसको पास्ट को लेके अगर हम जो बात कर रहे हैं, बदले में दूसरी तरफ से संविधान की बात हो रही थी। तो हिंदुत्व वर्सेस संविधान की जो बात है जी, ये गंभीर मुद्दा और ये अगले पूरे दौर में प्रधानमंत्री होने के बाद भी रहेगा। और बाकी जो वेलफेयरिज्म का कॉन्सेप्ट कांग्रेस ने सामने रखा है वो भी निश्चित तौर पे नई सरकार के सामने चुनौती रहेगी। तो उसमें से क्या अडॉप्ट किया जाए, क्या छोड़ा जाए। संजय लेकिन हिंदुत्ववादी एजेंडा ही तो कुछ ऑफर हिंदुत्ववादी एजेंडा ही तो कहा जाता है कि बीजेपी न सिर्फ केंद्र में सरकार बना पाई बल्कि उसने और राज्यों में भी अपना विस्तार किया, सरकार बनाई। और विकास को भी परिभाषित करना होगा। विकास को नहीं, संजय जी आवाज आ रही है आपको? संजय जी आवाज आ रही है आपको? कंस्ट्रक्शन कर दिया वो विकास है, लेकिन अब जब जो आप दुनिया में और विश्लेषण करेंगे, शायद संजय जी तक आवाज नहीं आ रही है। पूजा जी आप सुन पा रही है मेरे को? जी सुन। हाँ, ये संजय जी ने जो बात रखी कि हिंदुत्ववादी एजेंडे पे यहां पर विचार करना होगा, आपका इसमें क्या मानना है? और दूसरी ये भी इस पर एक टिप्पणी चाहूंगा कि फैजाबाद अयोध्या से आपके प्रत्याशी हार गए चुनाव। जी रविंद्र जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी पहले भी विगत 2 चुनावों में विकास के मुद्दे को लेकर के काम किया और ऐसे बहुत सारे आयाम स्थापित किए, लेकिन जब विपक्ष की तरफ से प्रहार आया तो उसका जवाब भी देना होता है। तो वो जवाब भी दिया। जिस तरह से इनकी तुष्टीकरण की नीति लगातार रहती है, तो हिंदुइज्म या सनातन भारतीय जनता पार्टी हमेशा उस विषय को लेके चलती रही और हम बड़े गौरव से इस चीज को स्वीकार भी करते हैं। लेकिन हमने विकास को ना कभी छोड़ा है। और हाँ, मैंने फिर कहा कि हमारा टास्क था कि हम 90% प्लस में अंक प्राप्त करेंगे आउट ऑफ 100। अगर वो हम 60% पे रहे तो हम उसकी समीक्षा, उसका चिंतन जरूर करेंगे। लेकिन जो अयोध्या वाली हार है, जो आपने मुझे दूसरा पॉइंट पूछा है जी, ये हमारे लिए भी एक कहें कि आशा के अनुरूप बिल्कुल विपरीत परिणाम है। आशा के अनुरूप नहीं है ये परिणाम। तो अच्छा, चिंतन मनन जो हम ठीक है, 100 दिनों की कार्य योजना आगामी सरकार की बना ली गई थी और एक 4-5 पेजेस का फॉर्म भी तमाम बीजेपी के प्रत्याशियों को भेजा गया था कि भाई इसको फिल करिए ताकि आगे जो मंत्रिमंडल गठन होना है उसको लेकर हम देखें। अब तो पता चल गया आपको कौन हारा कौन जीता। अब तो लगता है फॉर्म के कुछ और प्रिंट आउट निकालने होंगे, फोटोकॉपी करनी पड़ेगी, आपके घटक दलों को भी वहां पर देना होगा और एक मुझे लगता है प्रतियां ज्यादा होंगी, उसकी कॉपी ज्यादा देनी होंगी।
देखिए रविंद्र जी, एनडीए की जीत है। हमने नारा भी जब जो दिया था वो एनडीए के लिए दिया था। तो जो भी हमारे घटक दल है, जो भी सहयोगी 400 दल पार है, का नारा था, बीजेपी के लिए 370 पार का नारा था। आपको मैं याद तो खैर, हाँ, मैं कह रही जो भी नारा था तब भी वो समाहित थे हमारे मंत्रिमंडल में हमारे साथी के रूप में। तो आज भी वो सारे कागज हैं जैसे पहले थे वो वैसे ही रहेंगे। और फिर एक अच्छी मजबूत विकासशील विकसित भारत बनाने वाली सरकार, क्योंकि जनता ने जो हमें दिया है शिरोधार्य और मैंडेट दिया है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बना रहे हैं, तो बहुत ही विनम्रता के साथ में हम फिर से केंद्र की सरकार के साथ साथ में अपने चिंतन, अपने मनन को भी करेंगे कि हमारा टास्क कम कैसे रह गया। प्रतीक जी, एक प्रतिक्रिया आपकी, जो जेपी नड्डा ने कहा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए, उनके ऊपर तो मैं यही कहूंगा कि ये तो भविष्य के गर्भ में आने वाले 3-4 दिन बताएंगे कि एनडीए की सरकार बनेगी या इंडिया की सरकार बनेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के